ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। समझ नहीं आया तो एक दो क्लासेस चाहे से हमारी इन्वेस्ट हो जाए इसमें, लेकिन हमको चीज सबसे बिल्कुल सही समझ में आ जानी चाहिए। देखो, क्या लिखा था हमने कि डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, इफ एंड ओनली इफ इसका कर्व कंटिन्यूअस हो और साथ में स्मूथ भी हो। अब कर्व कंटिन्यूअस तो ऐसे भी हो सकता है जैसे मॉडुलस फंक्शन का हुआ था, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं होने का मतलब ये है कि इसमें किसी पॉइंट पे ऐसा टिकाव नहीं है कि वहां पे टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। और टेंजेंट ड्रॉ करो तो फिर वो यूनिक टेंजेंट हो, ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो टेंजेंट ड्रॉ होगी नहीं, मतलब ये लाइन इसकी टेंजेंट होगी। ज्यादा से ज्यादा हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बना देंगे तो वो यूनिक नहीं बनेगी। इस पॉइंट पे बहुत सारी टेंजेंट बन सकती है, ऐसे भी 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 बन सकती है। तो वी कैन ड्रॉ यूनिक टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो यूनिक टेंजेंट बननी चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि वो डिफरेंशिएबल है। एक्चुअली डिफरेंट डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी से जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं और डेरिवेटिव मिलता है, तो डेरिवेटिव होता ही ये है कि उसकी यूनिक टेंजेंट का स्लोप। तो अब उसकी यूनिक टेंजेंट ही नहीं बनेगी तो स्लोप कहाँ से निकालेंगे, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो फिर हमने ये कर्व देखा एक, इस कर्व में हमने ये देखा कि एक पॉइंट है पी, और उस पी से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट है बी, और थोड़ा सा पीछे एक पॉइंट है ए। ठीक है, पी से बी तक हमने क्या किया, एक सीकेंड ड्रॉ करी, और पी से ए तक हमने एक सीकेंड ड्रॉ करी। अब सीकेंड ड्रॉ करी तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1, हमने क्लास 11th में सीखा है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमने सीखा है। तो y2 - y1 किया तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए, ये तो आ गया इस पी बी सीकेंट का स्लोप। ठीक है, पीबी सीकेंट का स्लोप, इसको फर्दर सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में ए से ए कैंसिल आउट होके एच बच गया, और न्यूमरेटर में एज इट इज। तो ये तो हो गया इसका सीकेंट। अब दूसरी वाली सीकेंट ए से लेके पी। ठीक है, ए से लेके पी तक हमने सीकेंट निकाली। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाय ए माइनस एच, इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, इसमें इस तरह की चीज आ गई। ठीक है, अब ये तो इस अगली आगे वाली सेकंड का स्लोप है, और ये पीछे वाली सेकंड का स्लोप है। अब एच क्या है, एच एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जो कि जीरो के नजदीक है। तो जैसे जैसे मैं उसको जीरो से नजदीक है तो उसको वापस जीरो बनाऊंगा। जैसे मान लो वो एच की वैल्यू अभी 0.5 ऐसे मान लो, तो वो धीरे धीरे 0.4, फिर 0.3, ऐसे होते होते जैसे जैसे वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगी तो क्या होगा। तो जैसे जैसे एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगी तो आप एक चीज एनालाइज करो, ये बी पॉइंट है धीरे 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 पी में मर्ज होता जाएगा जैसे जैसे एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगी। सिमिलरली ये ए पॉइंट भी पी में मर्ज होता हुआ चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये बी पॉइंट, मान लो कि ये कर्व है, ये मेरा इधर शायद अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो इधर देखो, पी है और ये मेरा बी है। अभी ये सीकेंट ऐसे है, मान लो ये बी पॉइंट थोड़ा सा आगे खिसक के चला गया तो ये सीकेंट ऐसे हो जाएगी, फिर थोड़ा सा ऐसे सीधी हो जाएगी। ऐसे करते करते ये जब पी में मर्ज हो जाएगा तो ये सीकेंट एक्चुअली एक टेंजेंट बन जाएगी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी। यही सीकेंट पी बी क्या बन जाएगी, जैसे जैसे बी टेंडिंग टुवर्ड्स पी जाएगा तो ये एक टेंजेंट का रूप ले लेगी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी। यस सर। ठीक है, सिमिलरली वहां से भी अगर अपन एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करेंगे तो केवल बीपी में मर्ज नहीं होगा, एबीपी में मर्ज होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो दूरी कम करते जाएंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एच की दूरी है। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल ए प्लस एच है। तो ये एच की जो दूरी है ये कम होती जा रही है, कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली ये बी और पी सेम होते जाएंगे। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए माइनस एच है, तो ये भी कम होता जाएगा, ये भी कम होता जाएगा, दोनों इसमें मर्ज हो जाएंगे। अब जब ये बी पॉइंट इसमें मर्ज हो रहा है और ये एक टेंजेंट का रूप ले रही है, क्या, सीकेंट पीबी, सीकेंट पीबी इज टेंडिंग टुवर्ड्स टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी। और इधर से सीकेंट, दूसरी सीकेंट क्या है, एपी, इट इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स टेंजेंट एट पी, वो भी टेंजेंट एट पी बन रही है, ये भी टेंजेंट। कब हो रहा है ये सब, जब एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो रहा है। तो अब ये वाली सीकेंट भी टेंजेंट एट पी बन रही है, ये वाली सीकेंट भी अब ये दोनों जब पूरा पी के पास आ जाएंगी तो ये कॉमन टेंजेंट बननी चाहिए, कॉमन। तो ये वाली और ये वाली जब कॉमन टेंजेंट बन जाएगी तब मैं कह दूंगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और जब यहाँ से जब लेफ्ट साइड से ये सीकेंट पी की ओर टेंड हो रही है,
ठीक है। तो वो जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे आते आते जो टेंजेंट बन गई, टेंजेंट बन गई, उस टेंजेंट का जो स्लोप है, जो बन गई उसका जो स्लोप है, वो है मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब बी पॉइंट बी की तरफ मर्ज हो रही है, और मर्ज होते 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 जब वो भी टेंजेंट बन गई, तो वो जो टेंजेंट बनी उसका जो स्लोप है, वो है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए, तभी तो कॉमन टेंजेंट होंगी। मान लो एक ही लाइन होगी, एक ही टेंजेंट होगी, तो दोनों का स्लोप सेम होगा ना। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तब जाके ही मैं कहूंगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो दिस इज नथिंग बट द, इस समय तो वो सीकेंट पीबी है, इस समय तो ये सीकेंट पीबी का स्लोप है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें लिमिट, इस पूरी चीज में जैसे ही मैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कह दूं, अब ये पूरी चीज बन चुकी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है। और अभी इस समय ये स्लोप ऑफ सेकेंड सेकेंड एपी है, लेकिन जैसे ही इसको मैं लिमिट एच टेंस टू जीरो कर दूं, तो अब ये क्या बन चुकी है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू। ठीक है। अब ये चीज और ये चीज दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखो हमने क्या लिखा, व्हेन वी टेंड एच टुवर्ड्स ओ, ओ नहीं है सॉरी, जीरो है वो। जैसे जैसे अपन एच को जीरो बनाएंगे, वैसे वैसे सीकेंड पीबी और सीकेंड एपी दोनों टेंजेंट बनने की ओर जाएंगे, जो कि पॉइंट ए पर है ना। पॉइंट पॉइंट ए पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, वहां पे टेंजेंट बनने जाएंगे। अब ये दोनों जब टेंजेंट बनने जाएंगे, तो मैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कर देता हूँ, क्योंकि एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर रहे हैं ना। तो ये पूरी चीज इज माय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड ये पूरी चीज इज माय राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड दे both should be equal in order to make the function differentiable at x equals to a. Then we can say that the function is differentiable at the point x equals to a. और अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव निकालना संभव है। तो ये दोनों ही इसके डेरिवेटिव है, ये भी इसका डेरिवेटिव है, ये भी इसका डेरिवेटिव, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये वाला डेरिवेटिव फॉलो करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव वाला, ए प्लस एच वाला हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय, ये जो राइट साइड में चीज लिखी हुई है एफ डैश है, तो उसको डिनोट करते हैं, और लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये लिखती है। आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली ये वाला चीज लिखी जाती है। ये कि यही चीज आपकी बुक में ए की जगह सी लेके प्रूव किया गया है। देखो यहाँ पे सी प्लस एच सी। अच्छा, अब इसी पूरी चीज को, सबसे पहले तो ये डाउट यहाँ पे आपके हो रहा होगा, हो सकता है कि ये सारी चीज स्कूल में भी सिखाई जाती है, या आपने कहीं और देखा हो, आजकल बहुत सारे साधन है, किसी वीडियो में देखा हो या कहीं भी। तो आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे एच की जगह कई जगह माइनस एच लिखा हुआ है। देखा है क्या आपने ऐसा, यहाँ पे एच की जगह माइनस एच लिखा हुआ, बोलो देखा है किसी ने ऐसा, बोलो। हम्म। देखा है क्या, बोलो बच्चों। एच की जगह माइनस एच यहाँ पे किसी ने, ये सबने एच ही देखा है, सर एच ही देखा है। एच ही देखा है। देखो कई जगह यहाँ पे माइनस एच लिख देते हैं वो, तो वो माइनस एच पता है क्यों लिखते हैं, वो क्या करते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखते हैं। तो इसमें न्यूमरेटर में से कुल मिला के माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये होल थिंग इज कन्वर्टेड इनटू, ऊपर लिख देता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच पहले लिख देते हैं, माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे जो ये माइनस साइन कॉमन लिया वो नीचे आ जाता है माइनस एच। तो चाहे से आप यूं लिखो चाहे से आप यूं लिखो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ये दोनों एग्जैक्टली बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। भाई आप जब सीकेंट एपी निकाल रहे हो ना, यहाँ पे वो एपी की जगह इसको पीए मान लेते हैं, पीए मान लेते हैं, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं, लाइक दिस। देखो कैसे, ए के कोऑर्डिनेट्स यानी कि ये y2 माइनस y1 करते हैं ना, तो ये एफ ऑफ ए माइनस एच में से एफ ऑफ ए माइनस कर देते हैं, माइनस एफ ऑफ ए कर देते हैं, और नीचे x2 माइनस x1 में a माइनस एच माइनस ए कर देते हैं। तो ए से ए कट जाता है, तो ये माइनस एच रह जाता है, लेकिन ऊपर चेक करो, ऊपर अब ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, और हमने जब किया तो ये पहले आ रहा था, ये बाद में आ रहा था, तो नीचे माइनस एच की जगह प्लस एच आ रहा था। दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी ना। ठीक है बच्चों, समझ गए। हम्म। सर ये अभी अपन ने जो भी किया इसमें सब में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी ना। हाँ,
हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी कि ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, जो नीचे देख रहे हो आप, दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ शुड बी इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन ओनली आई कैन से कि ये डिफरेंशिएबल है। और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों ही इसके डेरिवेटिव हैं, चाहे से इसको पकड़ लो चाहे से इसको पकड़ लो, जनरली हम राइट हैंड डेरिवेटिव को पकड़ के चलते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है। मतलब सर जो डिफरेंशिएबल होने पे जब एल एच हम्म। टी और आर एच डी इक्वल है तो उसी के एक को ही अपन डेरिवेटिव डेरिवेट कह देते हैं। उसी को एक कोई अपन डेरिवेटिव है। तो बेटा ये चीज तो लिमिट में भी है ना। मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या लिखते हो आप, एफ ऑफ माइनस एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एफ प्लस एच। भाई जीरो माइनस एच, जीरो प्लस एच, ये दोनों इक्वल हो जाती है तो अपन क्या कह देते हैं, वो कंटिन्यूअस है, यही कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी लिमिट क्या होगी, यस तो सर। लिमिट इन दोनों में से तो एक होगी। अब वो दोनों इक्वल है, जैसे आप इसको पकड़ लो जैसे इससे पकड़ लो। ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। और सर एक एक और कंफ्यूजन है, जो हाँ डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएशन में कुछ डिफरेंस होता है क्या? देखो, वो अभी अपन नीचे पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस एक्चुअली ये होता है, डिफरेंशिएबल मतलब वो डिफरेंशिएशन करने योग्य है। और जब अपन उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अपन चेक करते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है क्या, ये तो हो गई डिफरेंशिएबिलिटी। एक बार हमने चेक कर लिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, तो अपन ने एक्चुअली उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के बाद जो अपन ने किया वो अपन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, मतलब उस प्रोसेस को, उस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से मिलेगा मुझे डेरिवेटिव। अब समझ में आई बात। ठीक है, ये तो यस आप सर। चेक करोगे, ये आप एक्चुअली प्रोसेस अप्लाई करोगे, वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, और इससे इस प्रोसेस से फिर आपको डेरिवेटिव एक्चुअली मिल जाएगा। क्लियर। तो सर ये अपन ने जो भी सेकंड वाली ये सब प्रोसेस करी है, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है। ये सारी प्रोसेस डिफरेंशिएशन की ही प्रोसेस है। ठीक है, ये एक्चुअली अपन ने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया है एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये जो किया है ना, ये क्या किया है अपन ने, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया है एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है। यस सर, अब आ गया। ठीक है, अब ये तो देखो मैंने लिमिट को एच टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट किया है ना। अब कई बार अपन नहीं भी कन्वर्ट करते हैं एच टेंडिंग टू जीरो, तो इसी चीज को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी लिख लो आप। वैसे लिखो या वैसे लिखो एक ही बात है, और आई कैन से एफ डैश है, उसी के नीचे लिखो एफ डैश ए। जरूरी थोड़ा ना कि मैं एच में कन्वर्ट ही करूं, मैं एक्स टेंडिंग टू ए का ए ही रहने दे रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये पूरी चीज कन्वर्ट होती है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस। ठीक है, अब चाहे से आप ऊपर वाली फॉर्म में लिखो या नीचे वाली फॉर्म में लिखो, दोनों एक ही चीज के दो रूप हैं। इसी चीज को जब आप इसी चीज को जब आप एच टेंडिंग टू जीरो में चेंज करेंगे, ठीक है, तो एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस एच, इधर भी एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस एच, तो ए से ए कट के एच रह जाएगा, जो उधर रह गया है। समझ में आया बच्चों, और एफ ऑफ ए को मैंने छेड़ा ही नहीं है, एज इट इज। ठीक है ना, ये ऊपर वाली चीज जो है, इसी चीज का दूसरा रूप है जब अपन लिमिट को एच में लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए, समझे तनीषा। यस सर। इसको बड़ा करो, जैसे आप ऊपर वाली फॉर्म में लिखो, ये भी इसका डेरिवेटिव है, ये भी इसका डेरिवेटिव है। आपकी इच्छा है आप एच की फॉर्म में लिमिट को सॉल्व करते हो या सीधे सीधे सॉल्व करते हो। सीधे सीधे कब सॉल्व करते हैं, जब वैसे ही डेफिनेट डिफाइंड वैल्यू आ जाए, तो अपन कई बार सीधे सीधे ही सॉल्व कर लेते हैं ना, डिफाइंड वैल्यू आ जाए, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके कुछ डिवाइड करके डिफाइंड वैल्यू आ जाए, तो अपन बिना एच की मदद के भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो साहब हमको मिलेगा क्या, डेरिवे मतलब डिफरेंशिएशन जब अपन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हेडिंग डालो, नेक्स्ट पेज से डेरिवेटिव। तो यहाँ से हम ये चीज तो समझ गए कि डेरिवेटिव क्या है। पहली चीज, मतलब इसकी दो डेफिनेशन लिख सकता हूँ मैं। पहली चीज जो यहाँ तक मुझे समझ में आया वो तो ये है
कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a एट सम पॉइंट लिख लो चाहे से, एट सम पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट x equals to a to the curve y equals to fx। y equals to fx नाम का जो कर्व है या फंक्शन है, उस कर्व पर किसी एक x इक्वल्स टू a, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, उस पर उस पर टेंजेंट बनेगा, उस टेंजेंट का स्लोप ही मेरा डेरिवेटिव है। ये इसकी एक डेफिनेशन बन गई। दूसरी डेफिनेशन कल एक बच्चे ने भी बताई थी, बच्ची ने, कि द रेट ऑफ चेंज द रेट ऑफ चेंज ये भी डेरिवेटिव कह सकते हैं। देखो कैसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स with respect to with respect to the rate of change of fx with respect to change in x, कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है तो एफ ऑफ एक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, किस स्पीड से चेंज हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। तो उसको भी हम डेरिवेटिव कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ये दो डेफिनेशन याद रखना डेरिवेटिव। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अभी जो अपन ने फॉर्मूला लिखा वो यही तो है। रेट ऑफ चेंज कैसे करोगे? देखो, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, मान लो मेरा एक्स था, पहले 3 था, अब 5 हो गया, अब और मेरा जो एफ एक्स है वो मेरा 10 से 20 हो गया। तो आप रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे? आप ये देखोगे इसमें कितना डिफरेंस हुआ और इसमें कितना डिफरेंस हुआ, तो इसका डिफरेंस कितना है 10 का, इसका डिफरेंस कितना है 2 का, तो आप कह दोगे रेट ऑफ चेंज है 5। भाई इसमें कितना चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू मतलब डिवाइडेड बाय इसमें कितना चेंज हुआ, डेल्टा एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा एफ एक्स ही एफ एक्स में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यही डेरिवेटिव है, यही क्या है मेरा डेरिवेटिव। तो इसी जो जो भी मैं रेट ऑफ चेंज वाली जो मैंने डेफिनेशन बताई, इसको समझने के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करो एक बार आप। अब अपन हर जगह बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा मैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, सुनो ध्यान से, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो एक नंबर स्लाइटली बड़ा और एक नंबर स्लाइटली छोटा ले लेते हैं, और फिर ये देख लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ से सेम पॉइंट पे आते टाइम सेम कॉमन टेंजेंट बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट बनता है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं है। लेकिन जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी है, हमको केवल और केवल डिफरेंशिएशन करना है या रेट ऑफ चेंज निकालना है या डेरिवेटिव निकालना है, तब अपन जनरली क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, यानी कि एक्स प्लस एच की ही बात करते हैं, माइनस वाली चीज की बात नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट था, इससे स्लाइटली अबव एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गई एक्स प्लस एच, एच बढ़ा दिया मैंने इसमें, और एच एक बहुत छोटा नंबर है। अब बहुत छोटा नंबर है, मैं बिल्कुल नजदीक मैंने ड्रॉ इसलिए नहीं किया, आप कहोगे सर एच जब बहुत ही छोटा नंबर है तो इतना, ये तो बहुत दूर है, तो इसलिए ड्रॉ नहीं किया, फिर वो फिगर समझ में नहीं आता आपको अगर मैं कंजस्टेड तरीके से यहीं पे एक्स प्लस एच बना देता तो। ये मैंने बनाया थोड़ा दूर है, लेकिन ये मान के चलो कि ये बहुत ही छोटा सा नंबर है, नियर टू जीरो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब फंक्शन की वैल्यू मिल रही है तो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रही है एफ ऑफ एक्स, और एक्स प्लस एच के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ध्यान से देखो बेटा, ये चेंज, ध्यान से देखो, ये चेंज और ये चेंज का कंपैरिजन ही डेरिवेटिव है। ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये डिफरेंस इज डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अब एक्स प्लस एच माइनस एक्स करोगे तो एक्स एक्स कट के नीचे एच ही रह जाएगा, तो कुछ ऐसी चीज रह जाएगी। देखो ये डिफरेंस कितना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये क्या, ये इस पॉइंट का नाम क्या है एक्स प्लस एच, माइनस इस पॉइंट का नाम क्या है एक्स, एक्स एक्स कट गया,
तो ये क्या बचा, केवल नीचे h बच गया। तो दिस इज नथिंग बट योर डेरिवेटिव। और यहाँ पे h कहाँ की तरफ टेंड हो रहा है, जीरो की तरफ टेंड हो रहा है, तो यही आपका डेरिवेटिव है जो अपन ने ऊपर लिखा है, याद ध्यान से देखो। अपन ने उसको c वाली फॉर्म में लिखा है, अभी x वाली फॉर्म में आ गया। यही आपका डेरिवेटिव होता है। तो बना लिया है फिगर। बना लिया बेटा। और थोड़ा आज स्पीडली काम करो, आज की क्लास में हमको इंट्रोडक्शन खत्म करना है, कल से एक्सरसाइज शुरू करनी है। एनी हाउ 2 क्लासेस आर सफिशिएंट। इतना सब कुछ वैसे आपको कहीं बताया नहीं जाता, आपको सीधे एक्सरसाइज सॉल्व करनी बताई जाती है। पर बट बिकॉज कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा पूरा हम क्लियरली डिटेल में बता रहे हैं सारी चीजें। ऐसा मान लिया जाता है कि दिस इज नॉट सब्सटेंशियल फॉर यू टू नो ऑल दीज थिंग्स। ऐसा मान लिया जाता है कि ये सारी चीजें जान के क्या करोगे, और सीधे एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर दी जाती है। हाँ जी, हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे h क्या है, स्लाइटली स्मॉल नंबर नियर टू जीरो। स्लाइटली स्मॉल नंबर नियर टू जीरो। अब रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, अभी भी मैंने निकाल के बताया आपको। एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स माइनस करेंगे, और नीचे एक्स प्लस एच में से एक्स माइनस करेंगे। एक्स एक्स करके ये चीज रह जाएगी, और यहाँ पे एच जो है बिल्कुल जीरो के नजदीक नंबर है, तो मैंने लिख दिया एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। देयरफॉर इसका मतलब द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, हमेशा इस तरीके से डिफाइंड होगा। और अब डेरिवेटिव निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये जो तरीका है डेरिवेटिव निकालने का, इसको तरीका का इस तरीके को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है? 11th में भी आया था। 11th में भी डेरिवेटिव इसी तरीके से निकलवाया था, याद करो। फर्स्ट प्रिंसिपल। वेरी गुड, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको कहते हैं पहला सिद्धांत। सबसे पहले डेरिवेटिव इसी तरीके से निकालना सीखा था। जब इस डेरिवेटिव की खोज हुई थी, सबसे पहले हम इसी तरीके से डेरिवेटिव निकालते थे। ठीक है, देखो ये सारी चीजें। रेट ऑफ चेंज ये हो गया, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, जिसमें से एक्स माइनस एक्स कट गया, इट बिकम्स एच। Therefore, the derivative of fx, rate of change. Therefore, the derivative of fx is a function of x. Therefore, we can say that the derivative of fx is a function of x defined by the derivative of fx. देखो fx ऑलरेडी एक फंक्शन है, fx ऑलरेडी एक फंक्शन है। उस फंक्शन का जब अपन डेरिवेटिव निकालते हैं तो बदले में एक और फंक्शन मिलता है। द डेरिवेटिव ऑफ fx इज ए फंक्शन, अगेन एक फंक्शन, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। वही एक्स के ऊपर फंक्शन होता है, जिसको अपन डिफाइन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, डिफाइंड बाय ये सारी चीज। लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए लिखा था ना वहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एट सम पॉइंट नहीं निकाल रहा हूँ ना, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला डिवाइडेड बाय एच। इसको कर लो ब्रैकेट में पैक।
लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। यही मेरी रेट ऑफ चेंज है और यही मेरा डेरिवेटिव है फंक्शन एफ एक्स का। लिख लिया यहाँ तक, रिप्लाई करो, यहाँ तक हो गया। हम्म, बोलो बच्चों, यहाँ तक हो गया रिप्लाई? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव एट सम पॉइंट निकालना क्या हुआ? ये तो हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो दो बातें हैं। मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो आंसर आएगा ये, मतलब मेरा जवाब होगा ये। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है? ये है। और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बदले में एक फंक्शन होगा, इट इज ए फंक्शन। ये क्या निकल के आएगा बेटा? एक फंक्शन निकल आएगा, फंक्शन निकल के आएगा ऑफ एक्स। एक्स के ऊपर एक फंक्शन निकल के आएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं एट सम पॉइंट ए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये जहां जहां पे एक्स है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या हो जाएगा? वो पॉइंट आ जाएगा ए प्लस एच ए, या पे सी कर दूं तो सी प्लस एच सी। जो अपन ने अभी कल की क्लास में फॉर्मूला बनाया उसमें वही तो हो रहा था, ए प्लस एच और ए। तो अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव कहूँ तो आंसर भी एक फंक्शन है, और किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कहूँ तो फिर आंसर एक फंक्शन ही, आंसर एक वैल्यू है। जैसे कि अब सी पे डेरिवेटिव में फाइंड करो, सो द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट सी कैन बी डिफाइंड एज, जहां पे एक्स आ रहा था उसकी जगह मैंने सी रख दिया। ठीक है, लिखो ये वाली लाइन। सो द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट सी। सो देखो इस तरीके से लिखो, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, और फंक्शन डिफाइन होना चाहिए किसी इंटरवल, ओपन इंटरवल में, डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है ना? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी एट सम पॉइंट सी, एट सम पॉइंट सी वेयर सी शुड बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इज इज ये नीचे वाली चीज इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच हुआ था, तो उसकी जगह एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स था, उसकी जगह एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। करिए नोट डाउन फटाफट। और यही कल भी फॉर्मूला बन रहा था जब अपन ने वो टेंजेंट और सीकेंट वाले तरीके से देखा, तब कल भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला यही बन रहा था पिछले सेक्शन। अभी अपन रेट ऑफ चेंज के हिसाब से डेरिवेटिव को रीड कर रहे हैं, कल अपन ने टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के हिसाब से उसको रीड किया। तो वहां से भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला निकल के आया, बस वो सी की जगह हमने पॉइंट वहाँ पे ए ले लिया था, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना सर वहाँ तो ए ले लिया था, यहाँ पे एट सम पॉइंट सी लिया है, वहाँ पे ए ले लिया। तो ये जो चीज होगी, सुनो ध्यान से, ये जो चीज होगी एक वैल्यू होगी, दिस इज सम वैल्यू, ये सब ये एक वैल्यू होगी, और जो ऊपर चीज होगी वो एक फंक्शन होगी, क्योंकि किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हो, फंक्शन का सिंपली जनरली डेरिवेटिव निकाल रहे हो। तो दिस इज ए फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और नीचे वाली चीज इट इज ए वैल्यू, क्योंकि सी एक वैल्यू डाल दी ना मैंने एक्स की जगह, तो अब वो एक वैल्यू निकल के आएगी। वो सेम वही बात हो गई कि अगर मैं कहूँ कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, तो इस समय तो ये फंक्शन की फॉर्म में, लेकिन मैं एक्स की एक वैल्यू डाल दूं जैसे एफ ऑफ 2, तो अब आंसर में भी एक वैल्यू निकल के आई ना। सेम टू सेम वही चीज है, जब आप उसको एफ एक्स का डेरिवेटिव कह रहे हो और आंसर एक्स की फॉर्म में आ रहा है तो वो एक फंक्शन है, लेकिन एक सी कोई पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, तो अब आंसर 4 आ गया, तो 4 एक वैल्यू है। सिमिलरली ये भी एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को फिर से यहाँ पे समझाया गया है।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कल एज एट सम पॉइंट हमने बात करी थी, अब एज ए जनरल फंक्शन हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ बनाओ फटाफट से एक बार जल्दी से। वही चीज जो पहले ऊपर ग्राफ बनाया था वही है, बस उसमें मैंने एक्स और एक्स प्लस एच लिया था, अब एक पहले वाला पॉइंट भी ले लिया एक्स माइनस एच। जल्दी से बनाओ। अब एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब ही ये है कि ये पॉइंट भी इसकी तरफ टेंड कर रहा है और ये पॉइंट भी इसकी तरफ टेंड कर रहा है। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप कहते हो कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस तो बराबर होगा ही नहीं, जरूरी नहीं बराबर हो। देखो आप अभी भी देख सकते हो ये डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है मुझे और ये डिफरेंस कम दिख रहा है, तो रेट ऑफ चेंज जो है वो कम है। ये तो बहुत स्पीड में बढ़ रही है लेकिन वो कम स्पीड में बढ़ रही है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है और ये कम स्पीड में बढ़ रही है। ये डिपेंड करता है कि ये कर्व कैसे घूम रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, ड्रॉ हो गया क्या यहाँ तक? लिखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा। उल्टा लिख दिया गया, जीरो प्लस लिख दिया यहाँ पर, जीरो माइनस है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? कल बता ही दिया था वैसे तो। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। कल बस एक्स की जगह वो पॉइंट ले लिया था, अब फंक्शन ले रहा हूँ। मतलब वैल्यू मुझे एक फंक्शन की फॉर्म में चाहिए, कोई वैल्यू नहीं चाहिए, एक फंक्शन चाहिए। इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ये फंक्शन एग्जैक्टली इस फंक्शन के इक्वल आना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाता है, और जीरो प्लस कर दिया। अब आप अगर न्यूमरेटर को सेम रखना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, इसको तो छेड़ना मत, ये तो हमेशा ऐसे ही रखा जाता है। आप इसके न्यूमरेटर को इसके न्यूमरेटर से मैच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको एफ ऑफ एक्स माइनस एच को पहले लिख दो, माइनस एफ ऑफ एक्स लिख दो, बस फिर लेकिन एच जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। चाहे से आप इस चीज को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, कैसे भी करो, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव हमेशा ऐसे ही लिखना, इसको मत बदल देना। राइट हैंड डेरिवेटिव में नीचे एच ही लगाते हैं हमेशा। अब कई बच्चे देखो राइट हैंड डेरिवेटिव के चक्कर में यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, गलत। देखो यहाँ तो हर हाल में माइनस है, ये प्लस तो अंदर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो गलती भी ना करें। हो गया यहाँ तक नोट डाउन, मेक इट फास्ट। कुछ एक थ्योरम भी सिखानी है आज मुझे। एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। सर ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल वाले है ना? ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अभी तक अपन चेन रूल पे नहीं गए, अभी तक अपन नहीं पहुंचे चेन रूल पे, है ना। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल ही चल रहा है, अलग अलग एस्पेक्ट देख रहे हैं हम कि डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव एज ए फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव एट सम पॉइंट क्या होता है। देख लिया। Now we can say that fx is differentiable at a point C if left hand derivative at C equals to right hand derivative at C. देखिए, we can say that fx is differentiable, fx is differentiable at a point C if LHD at C equals to RHD at C. ठीक है, तो इसी चीज को सी में कन्वर्ट कर लिया, अब ये कल वाला फॉर्मूला बन गया। इसी चीज को हमने सी में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कल वाला फॉर्मूला बन गया मेरा। अरे ये प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अपन ऑलरेडी एच में चल रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। एच टेंडिंग टू जीरो, अपन ने ऑलरेडी एच में कन्वर्ट कर लिया है उसको, है ना। ठीक है, प्लस माइनस कब लगाओगे, जब आप यहाँ पे
ये चीज लिखो, एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एंड एक्स टेंडिंग टू सी प्लस। लेकिन ये सी माइनस सी प्लस को ऑलरेडी मैं एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में चेंज कर चुका हूँ, तो जीरो के आगे प्लस माइनस नहीं लगेगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो ये कल वाला फॉर्मूला बन चुका है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट f of c minus f of c minus h extending towards zero, right hand derivative f of c plus h minus f of c, they both should be equal in order to make a function differentiable at a point c। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट डाउन हो गया टिल हियर? यहाँ तक नोट डाउन करके मीटिंग लीव करके वापस आओ जल्दी से। Okay students, so we are now done up to here कि left hand derivative and left hand derivative is equal to right hand derivative, then the function is said to be differentiable, है ना, at a point in its domain। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो कि एक बार ऊपर आ जाओ, हमने ये लिखा था कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, एक बार आइए थोड़ा सा ऊपर, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स which is defined on open interval a b at some point c where c should belongs to a comma b। इस डोमेन के अंदर कोई पॉइंट है c, उस पॉइंट c पर किसी एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, मतलब एफ एक्स फंक्शन का जनरल डेरिवेटिव निकालना एक अलग चीज है, मैंने कल भी बताया था, फिर से देखो, एफ एक्स फंक्शन का जनरली डेरिवेटिव निकालेंगे तो कोई दूसरा फंक्शन निकल के आएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्स का फंक्शन जी ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा, है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन निकल के आएगा, मतलब, है ना। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे किसी एक वैल्यू पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर एक वैल्यू ही डेरिवेटिव की फॉर्म में आएगी। मतलब ऐसे मान के चलो, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन होगा, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो अगेन एक फंक्शन होगा, अब फिर चाहे से वो कांस्टेंट फंक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन फंक्शन ही बोलेंगे हम उसको, है ना। और अगर फंक्शन एट ए पॉइंट की बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है, तो फिर जो डेरिवेटिव निकलेगा वो एक वैल्यू निकलेगी, तो एक वैल्यू निकलेगी। तो मैंने कहा कि सी पॉइंट पे मेरे को डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का, तो अब वैल्यू आएगा आंसर। तो देखो ये वाला पार्ट तो शायद आपने कल लिख भी लिया था और समझ भी लिया था कि हम जनरली राइट हैंड डेरिवेटिव वाला पोर्शन लिख देते हैं, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल है, तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखो कई बार हमको ये वाला केस ना यूज करके ये वाला केस भी यूज करना पड़ता है, तो ये भी लगा दो आप और में, और एक्चुअली ये केस और ये केस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। कैसे? देखो इसी से ये बना है, ये एच वाली फॉर्म में है और ये उस पॉइंट को टेंड करने वाली फॉर्म में है। देखो अगर इसी के अंदर मैं x को c प्लस एच से रिप्लेस कर दूं, x को रिप्लेस कर दूं c प्लस एच, तो क्या होगा? तो यहाँ पे भी x को c प्लस एच से रिप्लेस करूंगा, और यहाँ पर भी x को, तीनों जगह मैं x को c प्लस एच से रिप्लेस करूंगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे ये c माइनस सी कट जाएगा, अकेला h रहेगा नीचे, और यहाँ पर भी c से c कट जाएगा और h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बन जाएगा। तो आप देखो इसी से ये चीज बनी है, केवल x को मैंने c प्लस एच से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। तो चाहे से ये वाला केस लिखो चाहे से ये वाला केस लिखो, दोनों ही मेरे आंसर है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। किसी केस में, किसी क्वेश्चन में मुझे ये वाला फॉर्म यूज करना पड़ता है, किसी में मुझे h टेंड्स टू जीरो वाला फॉर्म यूज करना पड़ता है। अच्छा ये दोनों वैल्यूज, चाहे से मैं ये लिखूं चाहे से मैं ये लिखूं, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। फाइनाइटली का मतलब है एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ से निकलनी चाहिए, कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर आप एक काम करो एक्स की वैल्यू सी यहाँ पुटअप कर दो, तो यहाँ अगर मैं सी की एक्स की वैल्यू सी पुटअप कर दूं और यहाँ पर भी मैं सी पुटअप कर दूं, तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी जीरो बाई जीरो की फॉर्म मत बना देना, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी ट्रिक यूज करके इन दोनों में से जो भी आपने यूज किया है, दैट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली, दैट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो नीचे, इसके नीचे एक लाइन और लिख देता हूं मैं, प्रोवाइडेड दैट
और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये एफ टेस्ट सी है, ये जो चीज है ये क्या है, एफ टेस्ट सी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट this value should exist finitely, should exist finitely। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने यहां तक कर लिया था कल कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी जो हमने चीज लिखी थी वो राइट हैंड डेरिवेटिव की लिखी थी, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन जनरल ट्रेंड में हम राइट हैंड डेरिवेटिव ही लिखते हैं। अब देखिए, अगर कोई फंक्शन x इक्वल्स टू सी किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कंटिन्यूस होकर ही डिफरेंशिएबल हुआ जा सकता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तब जाके ही वो डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स कि दुनिया के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस तो होंगे, बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। दुनिया के सारे कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते, कुछ एक ही उसमें से डिफरेंशिएबल होंगे और कुछ एक नहीं होंगे। जो कंटिन्यूस होने के साथ साथ स्मूथ भी होंगे वो डिफरेंशिएबल होंगे। तो इन दोनों में से कोई भी प्रूफ अगर एग्जाम में आ जाए, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, कौन सा वाला, कि डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। थ्योरम नंबर 3 भी आपकी बुक में, आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। देखो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हो सकता है कल आपने लिख भी लिया था ये सारी चीजें, जिन्होंने लिख लिया था ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा था वो लिखते भी जाओ, करेक्शन करते जाओ, मतलब कुछ कुछ करेक्शंस भी हो सकते हैं। देखो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी, ये तो है मुझे गिवन, और एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी, ये करना है मुझे प्रूव। तो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू सी, दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो लिमिट अभी मैंने ऊपर बताई थी आपको, ये एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। ठीक है, ये वाला जो दो केस बताए थे, इधर वाला और इधर वाला, जिसमें से ये वाला केस है ना, एच वाली फॉर्म नहीं दी है मैंने, ये वाली फॉर्म ले ली है, वैसे कोई सी भी ले सकते हैं अपन। तो अगर डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट द पॉइंट सी। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में कई बार किया है कि लिमिटेबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है ना? तो ये एक तरीके से ये वाली चीज गिवन है, और ये वाली चीज मुझे प्रूव आउट करनी है, इसमें से मुझे कुछ भी करके ये चीज बनानी है। कैसे बनाया था हमने, देखो, हमको एक्चुअली ये वाली चीज गिवन है, देखो ध्यान से, जिसमें से मुझे ये वाली चीज बनानी है। ठीक है, तो हमने कैसे मोल्ड किया इसको, हमने एफ एक्स को सबसे पहले लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी, तो एक ही बात है, ये दोनों कट के वापस एफ ऑफ एक्स हो सकता है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, इस चीज की और इस चीज की। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब देखो, अब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी तो बन गया, अब इसके नीचे एक्स माइनस सी भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इतने से पोर्शन को एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। इतने से पोर्शन को, एफ ऑफ सी को साइड में रहने दो, इतने से पोर्शन को एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो इट बिकम्स समवॉट लाइक दिस, इसकी तरह थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा आपको। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में लिमिट जो है वो लेंगे, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। तो इधर तो हो गया, इधर तो हो जाता है एफ एक्स के ऊपर लिमिट एक्स टेंस टू सी, एक्स टेंस टू सी ही लेना है मुझे, है ना, और जो लिमिट यहाँ लेंगे वो यहाँ लेंगे। और इधर क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स हैं, तो मैंने इसको अलग लिमिट दे दी, इसको अलग लिमिट दे दी, लिमिट एक्स टेंस टू सी इधर भी लिख दिया, लिमिट एक्स टेंस टू सी इधर भी लिख दिया, बाकी ये दोनों सेम, सॉरी सॉरी सॉरी, इन दोनों को दिया है, अच्छा तीनों को दिया है एक्चुअली, तीनों को दिया है, किस किस को, इस पार्ट को अलग दिया है, इस पार्ट को अलग दिया है, मल्टीप्लीकेशन में है तो चेक करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और फिर प्लस एफ ऑफ सी है, इसको अलग दिया है, और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। तो लिमिट को मैंने डिवाइड कर दिया तीनों चीजों में, इन दोनों फैक्टर्स में भी और इन दोनों टर्म्स में भी मैंने इसको डिवाइड कर दिया, सबको एक्स टेंस टू सी सर एक्स। हाँ बोलो। सर यहाँ पर प्लस एफ ऑफ सी अपन ने खुद से ऐड करा है ना? तो माइनस भी किया था ना बेटा, देखो अगर मैं टू इक्वल टू टू प्लस थ्री माइनस थ्री लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये एक नो तरीके सर। से एफ ऑफ सी है और ये भी एफ ऑफ सी है।
माइनस करके प्लस कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो ये प्लस इसलिए किया क्योंकि ओके। यहाँ पे माइनस भी किया था ना। ठीक है, फाइन, यस यहाँ सर। तक कोई डाउट नहीं। ओके, आगे चलो। अब देखो उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो ये चीज तो एज इट इज रह जाएगी अनटच। और ये पूरी चीज एफ डैश सी है, ये हमने ऊपर गिवन पॉइंट में लिखा हुआ है, गिवन पॉइंट से कॉपी पेस्ट हो जाएगा एफ डैश सी। और इस चीज में लिमिट की वैल्यू जैसे ही अपन पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू सी पुट अप करेंगे तो सी माइनस सी जीरो बन जाता है। तो जीरो भी एक फाइनाइट वैल्यू है, ऐसा मत सोचना कि जीरो नहीं बना सकते, जीरो तो बना सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं बना सकते। तो जीरो भी फाइनाइट वैल्यू है, बना दी मैंने। और ये जो चीज है इसके अंदर देखो, ये जो फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो जब भी अपन लिमिट सॉल्व करते हैं और अंदर वाला फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए, यानी आपको पुट आप कर ही नहीं सकते, इन टर्म्स ऑफ एक्स है ही नहीं, तो वो का वही आंसर आ जाता है, वो का वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सी पुट अप मैं कहाँ करूँ, फंक्शन ही सी के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू कहाँ पुट अप करूँ, तो एफ ऑफ सी एज इट इज आ जाएगा। ये तीनों मैंने लिमिट्स को सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं हम, जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये तो बन गया जीरो, दिस होल थिंग हैज बिकम जीरो, और जीरो से ऐड होके दिस होल थिंग हैज बिकम एफ ऑफ सी। यही आपको प्रूव करना था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो आपने शुरू कहाँ से किया था, डिफरेंशिएबिलिटी वाली चीज से शुरू किया था और खत्म कहाँ कर दिया, कंटिन्यूटी वाली चीज पे खत्म कर दिया। इट सो इट प्रूव्स दैट कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू सी पे। ठीक है, अब बात करते हैं उल्टा। हालांकि उल्टा आने के चांसेस कम है, याद तो रखना ही है कि ऐसा होता है, उल्टा ट्रू नहीं होता है, लेकिन अगर बाय द वे कह दे तो हर एक बुक में और हर एक जगह पे एक काउंटर एग्जांपल से प्रूव किया गया है, एक्सटेंडेड काउंटर एग्जांपल लिया है इन्होंने, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस सी मॉडुलस एक्स। उल्टा मतलब कि उल्टा कह दे कि डिफरेंट सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। अभी हमने प्रूव किया है कि सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, और अब प्रूव करना है कि सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन जो हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, कुछ एक होते हैं कुछ एक नहीं होते। तो मैंने हमेशा बताया कि जब भी हमको काउंटर एग्जाम्पल, जब भी हमको कोई चीज प्रूव नहीं करनी होती है तो हमको एक काउंटर एग्जाम्पल लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने काउंटर एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स। ठीक है, विच इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको मुझे प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, ग्राफ के थ्रू भी आप कर सकते हो कि अगर मैं मॉडुलस एक्स का ग्राफ बना दूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता ही है, वी शेप ग्राफ बनता है। तो देखो अब अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट बनाने की कोशिश करी तो यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, ऐसा 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 ऐसा। तो यूनिक टेंजेंट नहीं बन रहा, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे, है ना। तो ऐसे भी देख सकते हो। और दूसरी चीज अगर अपन मैथमेटिकली प्रूव करें तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स को खोल दीजिए, एक्स की फॉर्म में खुलेगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्स की फॉर्म में खुलेगा जब नेगेटिव होगा, है ना, एक्स रेस्पेक्ट जीरो होगा। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना शुरू करिए, वही या तो एच वाली फॉर्म में निकालना शुरू करिए, या फिर एक्स टेंस टू जीरो वाली फॉर्म में निकालना, जीरो माइनस जीरो प्लस वाली फॉर्म में निकालना शुरू करिए, जैसे भी आप चाहो। तो एच वाली फॉर्म में अगर मैं निकालूं तो क्या फॉर्मूला था एच वाली फॉर्म का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, यही फॉर्मूला था, बताओ। अब यहाँ पे सी की जगह क्या पुटअप करूंगा, मैं जीरो पुटअप करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस एच। एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो ही है, एक बार एफ ऑफ जीरो को एज इट इज लिख दो, और ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, और एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड पे फंक्शन खुलता है माइनस एक्स से, तो माइनस ऑफ माइनस एच हो जाएगा, और ये माइनस भी बाहर रहेगा। इस सारी चीजों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एच बाई एच, माइनस एच बाई एच, और माइनस एच बाई एच क्या होता है, -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी -1। यानी कि मॉडुलस फंक्शन में आप अगर लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो जो टेंजेंट बनेगा उस पॉइंट पे उसका स्लोप -1 आएगा। ठीक है, अब चेक करता हूँ, राइट साइड से टेंड करेंगे तो स्लोप क्या आएगा, अगर वो इक्वल आ जाता है दैट मीन्स कॉमन टेंजेंट है। चलते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड का फॉर्मूला हमारा ये था जो अपन जनरली यूज करते हैं, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो सी की जगह जीरो पुटअप किया, जीरो प्लस एच जीरो, जीरो प्लस एच एच ही हो गया, एफ ऑफ जीरो वापस जीरो हो गया जैसे पहले किया था, और एफ ऑफ एच एच आएगा। उस फॉर्मूला से अपन खोल के देखेंगे तो इट बिकम्स एच बाई एच, वो तो बना था -h/h, ये बना है h/h, तो ये
+1 बन गया। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स fx इक्वल्स टू मॉडुलस x इज नॉट ए डिफरेंशियल फंक्शन इन इट्स डोमेन। उसकी सारी डोमेन में वो डिफरेंशिएबल नहीं है, एक पॉइंट पे वो नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। तो एक पॉइंट पे भी अगर वो नॉट डिफरेंशिएबल आ गया तो हम प्रूव कर सकते हैं कि इट इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, जबकि वो कंटिन्यूअस है। इस चीज को हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रूव कर दिया था। तो एक ऐसा काउंटर एग्जांपल हम दे देंगे जो कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल, और कोई दूसरा भी आप दे सकते हो अगर आपके माइंड में आ रहा हो। अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आएंगे, पर ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को यहाँ पे स्टॉप करके अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करी कि वो वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल अगर होगा तो फिर डिफरेंशिएशन करके उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक्चुअली जो प्रोसेस होता है जिससे अपन डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे, उस प्रोसेस को, that process is called differentiation. The process of finding the derivative of a function at a point is called the differentiation. ठीक है, और ध्यान से सुनना, और ये जो डिफरेंशिएशन अगर अपन इस तरीके से कर रहे हैं जैसा ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था, इस तरीके से अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, वो ही राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई। अब आप कहोगे सर वहां पर तो सी था, तो मैंने क्या कहा, एट सम पॉइंट निकालेंगे तब वैल्यू आंसर आएगी, लेकिन किसी फंक्शन का जनरली निकालेंगे तो फंक्शन ही आंसर आएगा। तो ये जनरली एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, तो इसीलिए एक्स का एक्स ही रहेगा और आंसर, अब ये जो आंसर आएगा ये भी क्या आएगा, ये आंसर भी क्या आएगा बेटा, एक फंक्शन आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको भी लिखिए इसी फॉर्मूला में ना, थोड़ा सा करेक्शन कर दो उसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 भी आएगा यहाँ पे, है ना। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हो जाती है एफ डैश एक्स की। तो जब आप इस तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव वाले तरीके से अगर आप निकालते हो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उस प्रोसेस और उस मेथड को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो आपने क्लास 9th में भी सीखा था। ठीक है, यानी कि अगर आप डेरिवेटिव यूं निकालोगे तो एक्चुअली आपने डेरिवेटिव जो निकाला है वो इस मेथड से निकाला है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बाय द वे, जो कि बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं पूछेगा, वो 11th क्लास में आ चुका है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो इस मेथड से अगर आप निकाल रहे हो तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से आपने डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। The process of finding the derivative of function at a point is called differentiation, and the process or method to find out the derivative of fx by this formula, by the formula of right hand derivative, it is called the first principle of differentiation. अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से लगभग इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, सब और दूसरे तरीकों से किया है, जैसे चेन रूल आएगा या और तरीके आएंगे जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराने के लिए क्लास 11th का, और चेक करने के लिए कि कैसे अपन लिमिट वाले तरीके से डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, मैंने एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के दिखाया है, आपने 11th में भी निकाला था, उसी को रिपीट किया। तो हेडिंग है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट ईयर का। तो मान लो एफ एक्स साइन एक्स है और मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, फाइंड आउट। हमको पता है कॉस एक्स होता है, पर हमने डायरेक्ट रटा हुआ है, कैसे बना फर्स्ट प्रिंसिपल से हम चेक करेंगे इसको, है ना। तो देखो देखते जाओ, वी नो दैट ये फॉर्मूला है हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब मेरा फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, और एफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। भाई फंक्शन अगर साइन एक्स दे रखा है तो अब मैं किसी के ऊपर भी फंक्शन एक्स की जगह कुछ भी रखूं, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस एच रख दिया तो वहां पर भी साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इधर रख दिया मैंने साइन ऑफ एक्स प्लस एच। अब इसको सॉल्व किया तो साइन ए प्लस बी के आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये माइनस साइन एक्स एज इट इज रख दिया, एच एज इट इज रख दिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली टर्म साइन एक्स और ये वाली टर्म साइन एक्स, तो इन दोनों में से आप साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए एक बार बाहर। इन दोनों में से मैंने साइन एक्स कॉमन लिया तो इट विल बिकम
साइन एक्स कॉमन और यहाँ से कॉस एच निकला और वहां से -1 निकल गया, और बीच वाली टर्म मिडिल टर्म को मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दिया, छेड़ा ही नहीं इसको, डिवाइडेड बाई एच एज इट इज। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ से थोड़ा सा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझने में टिपिकल पड़ता है बच्चों को, तो ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस आ रहा था ना, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। एक फंक्शन मैंने ये ले लिया, एक फंक्शन मैंने ये ले लिया, और लिमिटेबल वैल्यू h टेंड्स टू 0 मैंने दोनों को ले ली, है ना। तो देखो जब मैं लिमिटेबल वैल्यू h टेंड्स टू 0 इस फंक्शन को लूंगा, ध्यान से देखना, तो ये साइन एक्स उस जगह पे कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि मेरी अब जो लिमिट चल रही है वो h में चल रही है। तो जो भी चीज इंडिपेंडेंट ऑफ h है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो h वाली चीजें अंदर रहेगी, यानी cos h -1 डिवाइडेड बाई h, ये चीज अंदर रहेगी, और sin x कांस्टेंट मान के हुए में, कांस्टेंट का मतलब भाई इंडिपेंडेंट ऑफ h मानते हुए मैंने बाहर, भाई sin x की वैल्यू sin x ही रहेगी, क्योंकि h पुट करना है ना। अब sin x में कहाँ h पुट करोगे, तो ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप ध्यान से देखो, cos x बाहर आ जाएगा, ये cos x इंडिपेंडेंट ऑफ h है, ये बाहर आ जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 किस पे लग जाएगा, sin h बाई h पे लग जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, इस स्टेप तक मुझे बताओ। मुझे तो 11th में किया है आपने ये, मुझे बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो बच्चों। एनी डाउट्स टिल हियर, बोलो बच्चों बोलो, प्लीज रिप्लाई फास्ट, डोंट वेस्ट नो टाइम। सर। ओके, चलते हैं आगे। तो यहाँ तक कर लिया ना, अब आगे चलते हैं। आगे मैंने cos h -1 को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ओपन कर लिया। क्यों किया मैंने, cos को साइन बनाने के लिए। साइन क्यों बनाया, क्योंकि साइन h बाई h इस तरह की फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, तभी मैं लिमिट सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पे h की वैल्यू अगर मैं 0 पुटअप कर दूं, तो cos 0 क्या होता है, 1 -1 और 0, तो 1 -1 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, इनडेफिनेट इनफाइनाइट वैल्यू बन रही है। मेरे को फाइनाइटली उसको एग्जिस्ट कराना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया। तो आप सबको पता है बेटा cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा होता है बेटा। तो यहाँ से अगर मैं cos 2 थीटा -1 की वैल्यू निकालूं, तो 2 sin² थीटा निकलेगी, ओ -2 sin² थीटा निकलेगी, बोलो। अब इसी को हाफ एंगल में चेंज करेंगे, तो cos थीटा -1 क्या निकलेगा, -2 sin² थीटा/2। तो इस चीज को यूज करते हुए cos h -1 को मैंने लिख दिया -2 sin²h/2। चेक करो यहाँ पर, cos थीटा -1 क्या होगा, -2 sin²थीटा/2। तो इसको थीटा की जगह h पुट अप करके मैंने क्या रख दिया, -2 sin²h/2। नीचे वाला h एज इट इज है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, बाकी सारी चीजें एज इट इज। हाँ, इसको सॉल्व कर लिया, ये लिमिट इक्वेशन से सॉल्व हो गया कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h/h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos x इंटू 1 हो गया ये यहाँ पे। आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए, अभी भी इस समय भी आप h की वैल्यू 0 नहीं पुटअप कर सकते, अब वापस ये 0/0 का केस बन जाएगा। अब देखिए, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे बनानी होती है, हमने ये सीखा है। तो ऊपर h/2 है, तो नीचे आपको h/2 नहीं बनाना, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है। तो नीचे h/2 का स्क्वायर बनाना है, और h/2 का स्क्वायर क्या होता है, h²/4। तो अल्टीमेटली आपको नीचे h²/4 बनाना है। h²/4 बनाने के लिए h/4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और न्यूमरेटर में भी, ये h/4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दो और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दो, ताकि ये h²/4 बन जाए, जो कि h/2 का होल स्क्वायर होता है। और h/2 का होल स्क्वायर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो थीटा है वो h/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। बाकी सब नो चेंज है, एज इट इज में लिखे जा रहा हूँ, cos x इंटू 1 cos x कर दिया, एज इट इज लिखे गए। बस यहीं पे ये कैलकुलेशन चल रही है। यहाँ तक कोई डाउट, तो इसको सॉल्व किया, h/4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो बन गया -h/2, ये नो चेंज, और डिनोमिनेटर बन गया मेरा h²/2। यहाँ तक कोई डाउट, बोलो। इस स्टेप तक कोई डाउट बेटा, बोलो। वैसे इस साल नहीं देगा वो, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने के लिए नहीं देगा, पर फिर भी थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है, ताकि वो जहन में बना रहे कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। हो गया बेटा यहाँ तक।
यहाँ तक कोई डाउट? बोलो कनिष्का, ध्यानशा बोलो, प्रगति। नो सर। ओके, अब देखो आगे क्या करेंगे हम। आगे हम क्या करेंगे, यहां से देखो, ध्यान से देखो, -h/2 में से भी h को अगर मैं हटा दूं तो -1/2 बाहर आ जाएगा। इस -1/2 को मैंने बाहर ले लिया sin x के साथ। चेक करो, अब अंदर केवल h रह गया, ध्यान से देखो। और ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको मैंने sin h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर कर दिया। ध्यान से देखो, ये sin h/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, sin स्क्वायर h/2। h/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, h²/4। और ये जो चीज थी -h/2, उसमें से मैंने -1/2 को बाहर निकाल दिया, केवल अंदर h रख दिया। तो ये जो होल स्क्वायर है, ये h का नहीं है, h बाहर है। होल स्क्वायर केवल इतने से पोर्शन को मैंने होल स्क्वायर में चेंज किया, sin h/2 डिवाइडेड बाई h/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करूंगा, वापस इसको दो में ब्रेक कर दूंगा। देखो ये तो बाहर sin x एक्सक्यूज मल्टी, मी सर। बोलो। सर h/2 का जब अपन होल स्क्वायर करेंगे तब h²/4 हो जाएगा, और यहाँ पर तो हम्म, h ही है। कहाँ पे h है बेटा? सर ये जो h, स्क्रीन पे फर्स्ट स्टेप दिख रही है, -h/2 साइन स्क्वायर h/2 बाय हम्म, h²/4। ठीक है। सर अब जब अपन इसको होल स्क्वायर करेंगे तो साइन का तो स्क्वायर हो जाएगा, पर हम्म, h/2 का होल स्क्वायर तो इसको h²/4 हो इसका जाएगा नहीं किया बेटा। ना बेटा, इसका होल स्क्वायर नहीं किया ना। देखो ये होल स्क्वायर से बाहर रखा हुआ है, इतने से पोर्शन को होल स्क्वायर में चेंज किया। तो sin h/2 डिवाइडेड बाई h/2 का होल स्क्वायर होगा नहीं? सर जो साइन के राइट में है ना h/2, तो ओनली h/2 ही है ना। तो ये तो बेटा थीटा है ना, थीटा का स्क्वायर करते हैं क्या कभी? मुझे एक चीज बताओ, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। इस थीटा का थोड़ा एंगल का थोड़ा स्क्वायर हाँ होगा। हम्म, सॉरी सर, हम भूल गए, तो ठीक हाँ। ठीक है ये। यहाँ ये तो थीटा, ये तो एंगल एक तरीके से, तो ये तो h/2 ही रहेगा। ये h²/4 को मैंने h/2 का होल स्क्वायर कर दिया, और ये -h/2 में से -1/2 बाहर निकाल के सिंपली h रख दिया। अब वापस ये लिमिटेबल वैल्यू h टेंस टू 0, एक बार तो दो इस h को, और एक बार दो इस पूरी चीज को। इस पूरी चीज को अलग दो और h को अलग दो। देखो कैसे, नेक्स्ट स्टेप में ये तो सॉल्व होके हो चुका है, माइनस साइन एक्स इंटू -1/2 बन चुका है -x/2, है ना। -1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये लिमिटेबल वैल्यू h टेंस टू 0 एक बार तो आएगा h के पास। देखो ये आ गया यहाँ पे h के पास, और सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो डॉट 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 लगाती है बीच में। और लिमिट h टेंस टू 0 एक बार आएगा इसके पास, इसके पास साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये लिमिटेबल इक्वेशन बन गई ये चीज। और एक चीज और, अगर h टेंडिंग टू 0 है तो h/2 भी टेंडिंग टू 0 होगा। ध्यान से देखो, अगर h टेंडिंग टू 0 है, अगर h टेंडिंग टू 0 है तो उसका हाफ भी 0 को टेंड करेगा नहीं करेगा, बताओ? करेगा ना, बोलो। तो h टेंडिंग 0 को मैंने यस सर करेगा। h/2 टेंडिंग टू 0 कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, इस लिमिट इक्वेशन में यहाँ भी h/2, यहाँ भी h/2, यहाँ भी h/2। तो ये पूरी एक लिमिट इक्वेशन बन गई जिसका आंसर होता है 1। ये -nx/2 एज इट इज। और इधर आप h की वैल्यू 0 पुटअप करके इसको बना सकते हो 0, वो cos x एज इट इज। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये होल थिंग हैज बीन कन्वर्टेड टू 0, और 0 प्लस cos x इक्वल्स टू cos x। फाइनली वी हैव गॉट cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो ये हमारा यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव आ चुका है cos x। तो आज तक याद तो हम सबको था कि sin x का डेरिवेटिव cos x, पर अगर प्रूव करना पड़े तो इस तरीके से करते हैं। ये 11th में आया था क्वेश्चन, इधर 12th में आने के चांसेस कम है, फिर भी मैंने एक बार रिपीट करवा दिया आपको। ये होता है फर्स्ट एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर एक आइडेंटिटी भी तो होती है ना, cos x -1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब जो डेरिवेटिव होता cos x -1 इज है इक्वल सर, टू, जैसे sin x की आइडेंटिटी होती है ना। sin x की आइडेंटिटी होती है कौन सी बेटा? बहुत सारी होती है। सर ये जो इसमें अभी अपन ने ऊपर ही ऊपर सीखी थी ना, एक चेक कर लो। लिमिट sin x अपॉन। हाँ हाँ, वही तो, वही लिमिट इक्वेशन ही तो यूज करिए।
लिमिट इक्वेशन नहीं यूज करते हैं अपन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 1, ये वाली कह रहे हो ना? यस सर। तो इसी को तो यूज करके मैंने 1 लिखा है, चेक करो। सर एक और भी तो होती है जो cos x के टर्म में होती है। cos x के टर्म में वो sin x से ही बनी हुई होती है बेटा। वो जो cos x के टर्म्स में होती है ना, ओरिजिनल लिमिट इक्वेशन ये है। अब इसको कैसे भी मोल्ड करो, sin x को cos x बनाओ, tan x बनाओ, sec x बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन ओरिजिनल लिमिट इक्वेशन यही होती है और जनरली एग्जाम में पर्टिकुलरली यूज यही की जाती है। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर है तो भी 1 होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। ठीक है, यस 1 सर। का स्क्वायर भाई, इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या? होल स्क्वायर से थोड़ा ना कंफ्यूज हो रहे हो भाई। आपका सर लिमिट इक्वेशन में वहां तो होल स्क्वायर था ही नहीं, तो कोई बात नहीं। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ये चीज इसी से मल्टीप्लाई होगी, वापस लिमिट दोनों को दे देना, तो वो 1 into 1 हो जाएगी। अल्टीमेटली 1 का स्क्वायर है ना 1 ही आएगा आंसर। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स फाइंड आउट किया जाता है थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे चलते हैं अब अपन। अब अपन और किसी का नहीं निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि कोर्स में भी नहीं है ये, तो केवल ऐसे रिपीट करने के लिए हमने निकाल दिया। अब जनरल नोटेशंस देख लीजिए, तो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखो, y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर फंक्शन है तो उसको जनरली डिनोट किया जाता है या तो y डैश, या फिर f डैश एक्स, या फिर dy बाई डी एक्स, या फिर d ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये y को मैंने यहाँ पे एफ एक्स पुटअप कर दिया। एक चीज हमेशा याद रखना, कई बच्चों ने ये रटा हुआ होता है इस चैप्टर में आते आते, या हो सकता है आपने भी रट लिया और सुना हो कि dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन है। गलत, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन नहीं है, d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन है। ये y तो मैं यहाँ पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं y का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, ये y ब्रैकेट में होता है एक्चुअली, लेकिन अपन जनरली जो ट्रेंड चलता आ रहा है एक ही फ्लो में बोलते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, कल को मैं z का निकालूंगा तो डी जेड बाई डी एक्स होगा। तो डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स होता है, प्रोसेस जो मतलब अपन ऑपरेटर लगाते हैं उस ऑपरेटर d बाई डी एक्स को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ना कि dy बाई डी एक्स को। तो देखो क्या हुआ, y की जगह मैंने एफ एक्स भी रख दिया क्योंकि y एफ एक्स ही है। तो ऐसे भी डिनोट करा सकते हो, ऐसे भी डिनोट करा सकते हो, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो और y डैश भी लिख सकते हो। चारों का मतलब यही है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का डेरिवेटिव। पहला नोटेशन ये हो गया। सेकेंड नोटेशन, अब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैंने क्या बताया, फंक्शन भी हो सकता है डेरिवेटिव और एक वैल्यू भी हो सकती है, अगर एक किसी पॉइंट पे निकालें, जैसे कि अभी किसी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, किसी पॉइंट सी पे निकाल रहा हूँ जो उसके डोमेन में है। तो जो एफ डैश एक्स लिखा था अब एफ डैश सी लिखोगे, क्यों भाई? फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अब आप इस फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 3 निकालोगे तो आप इसी चीज को एफ ऑफ 3 बोलोगे, नहीं बोलोगे? 3 + 2 5। तो जब आपने वैल्यू निकाली तो इस वैल्यू को आपने एफ ऑफ 3 से डिनोट कराया। तो सिमिलरली अगर आप फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हो एट सम पॉइंट, तो उस एफ डैश एक्स को आप एफ डैश उसी वैल्यू से डिनोट कराते हो। सी कुछ भी हो सकता है, एफ डैश 2, एफ डैश 3, एफ डैश 4, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो एफ डैश एक्स को एफ डैश सी भी लिख देते हैं, या फिर इस फॉर्म में लिखना है तो वही डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन आगे एक डंडा खींच के लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू सी, मतलब एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट सी निकाल रहा हूँ। या फिर इसी चीज को वापस ऐसे लिख सकते हैं, y की जगह एफ एक्स पुटअप करके एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो ये कुछ जनरल नोटेशंस हैं जो आने वाले 3-4 चैप्टर्स में यूज होंगे, और वहां पे इंडेफिनिट मतलब बिल्कुल मैं सीधे सीधे कहूंगा डी वाई बाई डी एक्स निकालो, आपको पता चल जाना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स में क्या कह रहा हूँ। मैं सीधा कहूंगा एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश सी निकालो, तो आपको सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि सर इस चीज की को निकालने की बात कह रहे हैं या इस चीज के बारे में बता रहे हैं। ये जनरल नोटेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आगे बढ़ने के लिए याद करना जरूरी है। इन सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव, कुछ 10 एक फंक्शन है यहाँ पे, इन सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव, जैसे sin x का मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से cos x निकाला, सबका आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हो। एक्चुअली सबका फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकला हुआ है शुरुआती दौर में तो, लेकिन अब आगे जैसे फंक्शंस डिफिकल्ट होंगे और बड़ी लंबी प्रोसेस होगी तो अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालने बैठ सकते हर एक को। तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमको याद रखने हैं। सबसे पहला है x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n टू द पावर x n-1, यानी ये n जो है इसमें से एक पावर कम हो जाती है और ये n ही बाहर हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ उसका। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो 3 तो आ जाएगा बाहर और x एज इट इज, और एक पावर कम हो जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x² जो है वो x क्यूब का डेरिवेटिव होता है। फाइन, पहला क्लियर है?
पहला क्लियर है? बोलो। यस सर। सेकंड sin x का cos x यस होता सर। है, ये हमने सीख ही लिया। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखो, एक साथ याद करो। sin x का cos x होता है, ये हमने सीख लिया है। उसके बाद आ जाओ, cos x का होता है माइनस sin x। उल्टा होता है लेकिन नेगेटिव हो जाता है। देखो आप एक चीज नोट करो, तीन फंक्शंस का पॉजिटिव होता है, इसका, इसका और इसका, और इन तीन का नेगेटिव होता है, तीन फंक्शंस का नेगेटिव होता है। तो याद होना चाहिए बेटा, डायरेक्ट नींदों में भी अगर कोई पूछे sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उल्टा आना पड़ेगा। तो जब सीधा याद होगा तभी उल्टा याद कर पाओगे। तो चलो बात की बात है, अभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अभी आप सीधा याद करो, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ये दो ग्रुप याद हुए, दो दो ग्रुप करके याद करो, है ना? ये दो ग्रुप याद हुए आपको? बोलो। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। यस सर। आगे चलते हैं, tan और cot की बात करते हैं। तो tan और cot क्या होते हैं? tan का डेरिवेटिव बनता है sec स्क्वायर x, और cot का डेरिवेटिव बनता है नेगेटिव। जैसे इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव बना, तो इस ग्रुप में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो tan का बनता है sec स्क्वायर x, और cot का बनता है स्क्वायर में ही बनता है लेकिन माइनस लग जाता है, cosec स्क्वायर x बनता है। तो tan का याद करो sec स्क्वायर x, cot x का बनेगा माइनस cosec स्क्वायर x। बोलो, दोनों याद हुए? बोलिए, याद हुए? यस सर। ठीक है। लास्ट के आ जाओ, sec x एंड cos x, वही इस ग्रुप में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। sec x का होता है sec x tan x, cosec x का होता है cosec x cot x लेकिन नेगेटिव। तो इजी है, इसको अगर 10 बार भी पढ़ लोगे, एक बार रिपीट कर लोगे, और फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करते करते भी कई बार याद हो जाता है। sec x का है sec x tan x, cos x का है माइनस cosec x cot x। तो मुझे बताइए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव याद हुए क्या आगे बढ़ने के लिए? sin x यस सर। फिर से रिपीट करते हैं, चलो। याद हो गए सबको? बोलो। कनिष्का याद यस हुए? सर। कनिष्का माथुर याद हुए? हम्म। कनिष्का माथुर याद हुए? है ही नहीं क्या? अच्छा, तनीषा आप बताओ, याद हुआ? यस सर। प्रियांशी आपको याद हुआ अब तक? यस सर। एंड राजा, आपको याद हो गया? यस सर। मनीष? यस सर। ओके। तो एक एक करके बताना, नोट्स को बंद करिए ईमानदारी से। राजा बताओ, 10x का डेरिवेटिव क्या है? 10x का सेक डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। प्रियांशी, आप मुझे बताएंगे cosec x का डेरिवेटिव? माइनस cosec x cot x। वेरी गुड। अच्छा, स्कूल में हो गया कि चैप्टर स्टार्ट किसी के? नहीं सर, होने वाला है बस। होने वाला है। ठीक है, cosec x का माइनस। अच्छा, अब आप बताओ तनीषा, sec x का? सर sec x tan x। sec x tan x। एंड प्रगति, आप बताओ cot x का? माइनस cosec स्क्वायर x। वेरी गुड। और बाकी वो दोनों तो इजी है ही, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x। चलते हैं आगे, कुछ एक फंक्शंस के डेरिवेटिव और पकड़ लो फटाफट से, तीन फंक्शंस हो रहे हैं। 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, एक सबसे पहला बेसिक फंक्शन हो गया x की पावर n। हाँ जी, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब log x क्या है, क्या कौन से फंक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं लोगरिथम फंक्शन। ये हम तीसरी चौथी एक्सरसाइज में भी आ जाएगा, पूरी डिटेल में सीखेंगे क्या होते हैं लोगरिथम फंक्शन के, ग्राफ भी देखेंगे, एक्चुअली ये चीज क्या है लॉग वो भी हम समझेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव भी समझेंगे। अभी एक साथ ये एक जगह समअप हो जाए, इसलिए आप लिख तो लो और याद भी कर लो। तो log x का डेरिवेटिव एक तरीके से मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि अभी तो आप रट लो, आया कैसे इसकी बात अपन जब अभी एक्सरसाइज में आएगा तब करेंगे। तो 1/x होता है इसका डेरिवेटिव। ये e का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम जो रखते हैं वो उसका मतलब होता है बेस। ठीक है, तो हम कुछ भी बेस ले सकते हैं, टू द बेस 2, टू द बेस 3, टू द बेस 4। तो ई क्या होता है, एक स्पेशल नंबर होता है, इसकी एक स्पेशल वैल्यू होती है, जो जब अपन लॉगरिथम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, अभी बताएंगे समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर जो जनरल बेस होता है किसी भी लॉगरिथम फंक्शन का, उसको हम ई बोलते हैं। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं ना, कुछ भी, तो भी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे ई बैठा है। अगर आपको कुछ और बेस बनाना है तब तो आपको लिखना पड़ेगा। वही बात है कि मान लो अगर मैंने लिखा √2, तो
तो मुझे पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, बोलने की जरूरत नहीं है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 लिखूं या रूट 2 लिखूं एक ही बात है। लेकिन अगर आपको इस 2 से 3 या 4 करना है तब तो आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा ना भाई, क्यूब रूट ऑफ 2 या फोर्थ रूट ऑफ 2, उसमें अंडरस्टूड थोड़ा ना माना जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे ई जब तक आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो भी ई बेस माना जाता है, और अगर आपको बेस बदलना है, ई की जगह कुछ और बेस लेना है, तब आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा, जैसे टू द बेस 3, टू द बेस 4, टू द बेस 5, कुछ भी बेस हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली log x पढ़ लेता हूँ क्योंकि e अंडरस्टूड होता है, या log x टू द बेस e ऐसे रीड करते हैं। उसका डिफरेंशिएशन या उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। आगे चलते हैं 9th एंड 10th। देखो, किसी भी नंबर के ऊपर पावर x लगी हुई हो, जो पहला फंक्शन था उसमें हमने ये देखा था, ध्यान से देखो, x की पावर n, और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में चेक करो। पहला ही पहला था x की पावर n, और इसमें क्या डिफरेंस है चेक करो। कांस्टेंट की पावर है। वेरिएबल की पावर एक नंबर, नंबर की पावर वेरिएबल, समझ गए? उसमें वेरिएबल की पावर नंबर आ रही थी, इसमें एक नंबर की पावर वेरिएबल है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये नंबर एज इट इज रख दो, और जो ये नीचे बेस है, इस बेस का लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई कर दो और प्रोडक्ट कर दो। और वही है कि अगर बेस कुछ भी नहीं है तो बेस ऑटोमेटिकली ई बन जाएगा। तो ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, दोनों का एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको कहा log 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो क्या होगा, 1/3। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना। log 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/3। एक्स की जगह हमने 3 पुट अप कर दी। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। आप क्या करो, ए की जगह कोई नंबर पुट अप करो, जैसे कि 3 की पावर एक्स, बोलो डेरिवेटिव क्या होगा। 3 की पावर x हम्म डॉट हम्म log बेस e3। log 3 बोल सकते हैं इसको, log 3 टू द बेस ई, टू द बेस ई बोलो, लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, log 3 भी बोल सकते हैं। जनरल ट्रेंड में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सिंपली ऐसे ही लिख देंगे, 3 की पावर एक्स इंटू log 3, खत्म, आंसर। टू द बेस ही लिखना जरूरी नहीं। ठीक है, इसी इसी से एक और बना हुआ है ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स से बना हुआ है ई टू द पावर एक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने क्या कहा था, ए कैन बी एनी नंबर और ई एक स्पेशल नंबर होता है जिससे एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो वो स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर एक्स आ जाए और आपसे अगर इसका डेरिवेटिव पूछे, तो एक बार के लिए देखो मैं सेम वैसे ही निकाल रहा हूँ, ई टू द पावर एक्स लॉग, अब जैसे वहां पे ए आया था तो यहाँ पे ई आएगा, और टू द बेस ई, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये भी आप लॉगरिथम फंक्शन में चल के सीखेंगे। तो इसकी वैल्यू log ई टू द बेस ई 1 होता है, यानी कि जिसके ऊपर log निकाल रहे हो और बेस भी वही हो जाए तो उसका आंसर 1 होगा। जैसे कि log 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा, log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा। बेस और जिसके ऊपर फंक्शन निकाल रहे हो वो दोनों अगर सेम हो तो आंसर हमेशा 1 होता है। तो log ई टू द बेस ई 1 हो गया, तो इसीलिए इसको लिखना जरूरी नहीं समझा, और सिंपली ई टू द पावर एक्स, क्योंकि इंटू 1 करोगे तो वही आने वाला है, ई टू द पावर एक्स। तो इसीलिए सिंपली डायरेक्ट याद किया जाता है कि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। ये 10 डेरिवेटिव याद हुए तो आगे चलें। बस अब 2 टॉपिक और हैं, फिर आपके नोट्स खत्म हो जाते हैं। बड़े आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अभी हम फिजिक्स की क्लास की वजह से लीव हो रहे हैं सर, हम्म आप हो सके तो कल की फर्स्ट रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, जिसको लीव होना है वो लीव हो सकता है। 2 टॉपिक्स हैं, फटाफट से देखो। नेक्स्ट सर टॉपिक इज, कल वाली। कल वाली को बेटा मैंने आज फिर से रिपीट कर दिया है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि कल आना कुछ टेक्निकल मिस्टेक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसीलिए मैंने सारी क्लास आज फिर से रिकॉर्ड की, नहीं तो आज नहीं तो सर, मेरा फर्स्ट वाली जो थी ना, सबसे फर्स्ट पहली वाली वाली, रिकॉर्डिंग। सबसे फर्स्ट, हाँ अच्छा सर, अच्छा उसमें कुछ नोट अच्छा डाउन करना रह गया था। अच्छा, कल की फर्स्ट वाली ठीक, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस दोनों सर। को कंबाइन कर देंगे, है ना। पूरी डिफरेंशिएबिलिटी का एक ही ओके वीडियो आ जाएगा आपके पास, लिंक आ जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ ओके सर, डेरिवेटिव्स। थैंक यू। ओके भाई, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स देखिए। अब जो डेरिवेटिव्स को हम निकाल रहे हैं, सिंपल एक फंक्शन का निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं sin x का निकाल रहा हूँ तो cos x निकाल रहे हो, लेकिन मैंने कहा साहब sin x प्लस cos x का निकालो, या मैंने कह दिया cos x माइनस sin x का निकालो, यानी 2 फंक्शंस को कंबाइन कर दिया, अलग अलग टर्म्स में रख के, प्लस माइनस से जोड़ के, मल्टीप्लाई से जोड़ के, यानी कि मैंने कह दिया tan x इंटू कॉट एक्स का निकालो, या मैंने कह दिया cot x बाई sin x का निकालो। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि डेरिवेटिव्स का अलजेब्रा अगर गिवन हो, अलजेब्रा समझते हो, प्लस माइनस गुणा भाग, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें अपने को 3 रूल याद रखने।
मान लो u और v कोई भी फंक्शन है, रियल फंक्शन है, तो अगर प्लस या माइनस बीच में रखा हुआ है और उसका डेरिवेटिव निकलवा रहा है, तो प्लस या माइनस ही बीच में रख दो और अलग अलग डेरिवेटिव कर दो। इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, u डैश और v डैश। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लो, मान लो मैंने कह दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालो, पूरे का डेरिवेटिव निकालो, डैश का निकालो। तो आप साइन एक्स का अलग निकालिए बेटा, प्लस साइन है बीच में, आप प्लस साइन लगा दीजिए, और कॉस एक्स का अलग निकालिए। तो अल्टीमेटली आ जाएगा साइन एक्स का तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस। तो प्लस या माइनस जो भी बीच में रखा हुआ है आप एज इट इज पुट अप कर दीजिए, और डेरिवेटिव को दोनों में बांट दीजिए, अंदर वाले दोनों में, और दो की जगह तीन हो तो तीन में बांट दीजिए, चार हो तो चार में, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, और काफी इजी सा ये रूल। अब प्रोडक्ट और क्वोशंट हो तब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो दो फंक्शन, जैसे कि यू डॉट पी है और इसका होल डेरिवेटिव निकलवा रहे हो आप, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले u का डेरिवेटिव निकाल लेंगे और एक बार v का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। दोनों का डेरिवेटिव तो निकलेगा, ये तो पता है, इसका और इसका, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। जब इसका निकाल रहे हैं तो दूसरा फंक्शन v एज इट इज, जब इसका निकाल रहे हैं तो पहला फंक्शन u एज इट इज, और दोनों को सम अप कर देंगे। इस रूल को बोलते हैं लेबनिट्स रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेबनिट्स रूल इसलिए क्योंकि लेबनिट्स नाम के मैथमेटिशियन ने इसे डेवलप किया। तो लेबनिट्स रूल कहो या प्रोडक्ट रूल को, एक ही बात है। सर बोलो बेटा। सर ये प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी हो जाएगा ना? हाँ, ये प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। आप चाहो तो पहले ये चीज भी लिख सकते हो और पहले ये चीज भी। देखो, देसी भाषा में याद रखो, करना क्या है, दोनों का डेरिवेटिव करना है, इसको भूल जाओ, चलो दोनों का डेरिवेटिव करना है, इसका अलग इसका अलग। जब इसका कर रहे हो तो v उसके साथ चिपका दो, जब इसका कर रहे हो तो u उसके साथ चिपका दो, प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है। यस सर। अब क्वोशंट में क्या करना है, ऊपर वाली चीज ही करनी है, बट थोड़ी सी डिफरेंस। देखो, न्यूमरेटर एज इट इज तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा सेम है, बस फर्क इतना है कि प्लस की जगह माइनस है। तो अब आप इसमें कॉम्यूटेटिव नहीं कर सकते क्योंकि माइनस साइन आ गया बेटा, है ना। तो अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये चीज इधर है, मतलब याद कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में जाके फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये चीज इधर है या ये चीज इधर। तो याद करने का सिंपल सा तरीका हमेशा याद रखो बेटा, सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, और माइनस साइन लगेगा। या फिर यूं याद कर सकते हो कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस होगा, यानी न्यूमरेटर के डेरिवेटिव में से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस होगा। जब न्यूमरेटर का कर रहे हो तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देना, जब डिनोमिनेटर का कर रहे हो तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख देना, माइनस साइन हो जाएगा। अच्छा, और हमेशा यहाँ पे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर भी होगा। तो ये तीन अलजेब्रिक रूल्स याद हुए इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको क्वोशंट रूल कहते हैं। बोलो, यस सर। याद होगा। चलिए, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म होता है, एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ आवर कोर्स बिफोर एक्सरसाइज 5.2 और आगे जितनी भी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उसमें अब ज्यादा थ्योरी नहीं है, फाइनल थ्योरी हमारी लगभग लगभग आ चुकी है, चेन रूल। और ये बहुत ही क्रिटिकल हमारा पॉइंट है जो हमको याद रखना है, मतलब टॉपिक है जो हमको याद रखना है आगे चलने के लिए। आगे चल के सारा डिफरेंशिएशन अपन चेन रूल से ही करते हैं। ठीक है, पहले तो सीखो क्या है, ध्यान से देखना। मान लो f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसका आंसर एक रियल वैल्यू है ना, इनफाइनाइट वैल्यू ना आए। f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट f क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। किस किस का, g और h का, g और h का कॉम्पोजिट फंक्शन है, और उसको मैंने एक सिंगल फंक्शन के रूप में डिनोट करा दिया fx। तो इसको g o h ऑफ x को आप यूं भी लिख सकते हो कि x के ऊपर h अप्लाई करो और h के ऊपर जो इसका आंसर आए उसके ऊपर g अप्लाई करो। अब जो ये h, x के ऊपर जब मैंने h अप्लाई किया, इसके आंसर को मैंने t मान लिया, h ऑफ x भी t, तो ये g ऑफ एच एक्स क्या बन गया, g ऑफ t, क्योंकि h ऑफ x को मैंने t रखा है। तो एक्चुअली ये पूरी चीज जो एफ एक्स थी वो एफ ऑफ एक्स अब आज की तारीख में g ऑफ t बन गई। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर अब चेन रूल क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा। एफ ऑफ एक्स एक जी कॉम्पोजिट सर। फंक्शन था, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स को जो अंदर वाली वैल्यू उसको हमने टी रख दिया, तो ये जी ऑफ टी हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जी ऑफ टी हो गई। अब चेन रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। चेन रूल ये कहता है
कि अगर आपको जो ओरिजिनल फंक्शन था कॉम्पोजिट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है कि एक्स की टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट करना या एक्स की टर्म्स में उसमें डेरिवेटिव निकालना। अब अपन अक्सर किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसके ऊपर फंक्शन लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो अब इस फंक्शन को मैं एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। अगर मैंने लिखा है एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन वाई, तो अब इस फंक्शन को मैं y की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो जो ओरिजिनल फंक्शन था एफ एक्स, देखो ऊपर, वो अल्टीमेटली तो x पे लग रहा था, मतलब g जो है वो h ऑफ x पे लग रहा था, लेकिन h तो x पे लग रहा था ना, तो अल्टीमेटली ये f फंक्शन भी x पे ही लग रहा था। तो अगर मैं कहूँ f फंक्शन को x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर निकालो, तो वो डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखो, उसको दो पार्ट्स में तोड़ देंगे क्योंकि दो फंक्शन है कॉम्पोजिट। सबसे पहला फंक्शन g है, वो विथ रेस्पेक्ट टू टी जो होगा डिफरेंशिएट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो जी फंक्शन था वो तो टी पे लग रहा था ना, देखो ध्यान से। अब जी फंक्शन टी पे लग रहा था तो जी जो है विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट होगा, और बाद में अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको टी को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। टी क्या था? एच ऑफ एक्स। टी क्या था? एच ऑफ एक्स ही तो था। तो जो टी था उसको मैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दूंगा। इस पूरी बात को मैं नीचे लिखता हूँ, देखो, एफ को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जी को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टी, मल्टीप्लाइड बाई जी को, अच्छा ये डी टी आएगा, सॉरी यहाँ पे जी लिख दिया है गलती से, डी टी को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सही करो। तो देखो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो ये डी टी और डी टी तो कट गया, तो ये अल्टीमेटली डी जी बाई डी एक्स ही आ गया ना। तो एफ ऑफ एक्स जो था वो जी ऑफ एक्स ही तो था, मतलब जी ऑफ एच ऑफ एक्स था, तो अल्टीमेटली जी फंक्शन एक्स पे तो लग रहा था। तो एफ एक्स और जी एक्स अगर इक्वल थे तो डी एफ बाई डी एक्स डी जी बाई डी एक्स ही तो होंगे, और डी टी एज इट इज कट गया, ऐसे मान। हालांकि कटता नहीं है वहां पे, ये चीज कटती नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं कि हमने एक बीच में एक इंटरमीडियरी का सहारा लिया। मैं जी को डायरेक्टली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा था, तो मैंने जी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और टी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। देखो, जी को टी के रेस्पेक्ट में और टी को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये जी डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। इसको कहते हैं चेन रूल। अच्छा, ये चेन रूल केवल जरूरी नहीं है दो ही फंक्शन में ब्रेक हो, तीन चार पांच इनफाइनाइट कितने भी फंक्शंस में ब्रेक हो सकता है, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शंस केवल दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो एक बार तीन का ले लो, अगर तीन आ जाए तो क्या करोगे? इन दिस मैनर, इसी तरीके से चेन रूल को फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है तीन फंक्शंस या मोर देन थ्री फंक्शंस के लिए भी एक्सपेंड किया जा सकता है। तो थ्री के लिए देखो क्या करेंगे हम, मान लो एफ ऑफ एक्स अब तीन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, जी ऑफ एच ऑफ आई और एफ। सो कैसे लिख सकते हैं? एक्स पहले आई पे लगा, जो आंसर आया उस पे एच लगा, जो आंसर आया उस पे जी लगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज भी लिख लो, जैसे अंदर से बिल्कुल जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू मैंने मान ली टी। अब ये टी के ऊपर जब एच लगा तो एच ऑफ टी की वैल्यू मैंने मान ली यू, यानी अब अल्टीमेटली ये जी जो है वो इस यू पे लगने वाला है। भाई एक्स पे आई लगा, आंसर आया टी, टी पे एच लगा, आंसर आया यू। तो अब ये जो जी है वो यू पे लगने वाला है, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो अल्टीमेटली जी ऑफ यू है। ठीक है ना, जी ऑफ यू है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब चेन रूल में देखो ये तीन चीज में डिवाइड होगा, जैसे उधर दो चीज में डिवाइड हुआ, ये तीन में डिवाइड होगा। देखो ध्यान से कैसे होगा, ध्यान से देखना। इस चीज को एक बार साइड में छोड़ो, सीधे यहाँ आ जाओ, सीधे यहाँ आ जाओ। जो जी फंक्शन जो था वो किस पे लग रहा था? यू पे। तो जी को डिफरेंशिएट करो यू पे। जो यू था, यू क्या था साहब? चेक करो, ऊपर मैंने लिखा है शायद, है ना, एच ऑफ टी है यू, है ना, एच ऑफ टी है यू। तो जो यू फंक्शन था वो टी पे लग रहा था, तो वो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और जो टी फंक्शन था वो एक्स पे लग रहा था, तो टी जो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अभी भी आप ऐसे मान सकते हो कि ये सब कट गए, तो ये डी जी बाई डी एक्स ही बच गया, जैसा ऊपर बच रहा था हमारे पास। कटता नहीं है एक्चुअली, याद रखने के लिए हम ये से मान लेते हैं कि ये कट गए। तो जी फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करना था, तो मैंने दो इंटरमीडिएट का सहारा लिया, जी को यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है, फिर यू को
टी के रेस्पेक्ट में और टी को लास्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया मेरा जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। इसको कहते हैं हम चेन रूल। और ये चेन रूल अब पूरी चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में, इवन पूरे कोर्स में काम आने वाला है। बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया? कई बार क्या है, ये लिखते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब अपन क्वेश्चंस करते हैं एक्चुअली बात हमको वहीं पर समझ में आती है। तो बोलो कनिष्का, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये बिल्कुल ही समझ नहीं आया। सर ये लास्ट स्टेप में से dt by dx क्यों किया सब में? लास्ट स्टेप में dt बाई डी एक्स क्यों किया? देखो जी को आपने u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्यों? क्योंकि जो g फंक्शन है वो u पे लग रहा है, लग रहा है। अब u फंक्शन की वैल्यू है h ऑफ t। तो अब u फंक्शन को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और जो t फंक्शन है यस वो सर। क्या है? i ऑफ x, ठीक है। तो t फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। देखो अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, मुझे एक चीज बताओ, तो अब मैं y फंक्शन को ही तो डिफरेंशिएट करूंगा, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? जिस पर वो लग रहा है, x पे लग रहा है, तभी तो मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूँ। बताओ, समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये चीज लिखी है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? डी यू बाई डी टी तो निकालोगे, क्योंकि ये किस पे लग रहा है? टी पे। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट यस करो, कैसे लिखोगे? डी टी, और ये किस पे लग रहा है? एक्स पे, तो इसका डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स ही तो लिखोगे। लिखोगे नहीं लिखोगे? तो एक तरीके से ये टी और यू, ये तो इंटरमीडिएट थे, ये तो बीच के कमीशन एजेंट थे जो काम में आए गए मेरे को फाइनल स्टेप तक पहुंचने के लिए। तो डी यू से डी यू गया, डी टी से डी टी गया, आंसर वही डी जी बाई डी एक्स। डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू वही डी जी बाई डी एक्स, क्योंकि जी और एफ फंक्शन सेम हो गए थे ना। एफ फंक्शन क्या था? जी ऑफ एच ऑफ आई। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसको यस ऐसे देख सकते हो, ये पूरा फंक्शन है, अगर आप ब्रेक करो, ध्यान से आओ यहाँ पे, तो आई ऑफ एक्स क्या है? आई ऑफ एक्स है टी। तो इसमें से पहले मैंने आई ऑफ एक्स को अलग किया, इसमें से पहले मैंने आई ऑफ एक्स को अलग किया, वो है टी, और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो आई फंक्शन को अलग किया तो ये मिला मुझे डी टी बाई डी एक्स। अब बचा क्या? जीओ एच। अब बचा क्या? जीओ एच। अब जीओ एच में से मैंने एच को भी अलग कर दिया, और एच फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डी यू बाई डी टी। तो एच को भी जब मैंने अलग कर दिया तो डी यू बाई डी टी निकल गया, पहले से डी टी बाई डी एक्स निकल गया है, दूसरे से डी यू बाई डी टी निकल गया है। अब केवल मेरे पास जी बचा है। अब केवल मेरे पास क्या बचा है? जी बचा है। और जी फंक्शन किस पे लग रहा है? उस यू पे लग रहा है। जी फंक्शन उस यू पे लग रहा है, तो क्या निकल के आएगा? डी जी बाई डी। समझ में आया अच्छे से? यस सर। ठीक है। इसको कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो करीब करीब हर एक फंक्शन पे काम आने वाला है। ठीक। एक्चुअली बेटा आप देखो इस चीज को कैसे देख सकते हो। भाई डेरिवेटिव क्या है एक्चुअली? हमने पहले भी सीखा कि डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, दैट बेसिकली मीन्स कि y कैसे चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। भाई x अगर थोड़ा सा बढ़ा तो y कितना बढ़ा, उसकी स्पीड क्या है, उसकी रेट क्या है। x अगर थोड़ा सा कम हुआ तो y कितना कम हुआ। तो y के चेंज होने की रेट चेक कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में। भाई x जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे y कितना चेंज हो रहा है। तो अब चेन रूल में आप ऐसे देख सकते हो कि देखो आपसे पूछा गया कि g को विद रेस्पेक्ट टू x बताओ। भाई x जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो g कितना चेंज हो रहा है। आपने कहा सर मैं तो g को x से कनेक्ट कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे फंक्शन के हिसाब से g तो u के हिसाब से चल रहा है। तो u बदलेगा तो g बदलेगा। फिर u ने कहा साहब u मैं भी डायरेक्टली x के पास नहीं जा सकता हूँ। u ने कहा कि मैं t के हिसाब से चलता हूँ, t थोड़ा थोड़ा बदलता है तो मैं बदलता हूँ। और t ने कहा हाँ मैं x की तरह बदलता हूँ। तो अल्टीमेटली जो g है वो भी x पे डिपेंडेंट हो गया ना। भाई g का बदलना u पे डिपेंडेंट है, g का बदलना u पे डिपेंडेंट है, u का बदलना t पे डिपेंडेंट है, और t का बदलना x पे डिपेंडेंट है। तो मैंने आपसे पूछा अल्टीमेटली कि x के रेस्पेक्ट में g का डेरिवेटिव बताओ, यानी इनडायरेक्टली मैंने ये पूछा कि x के चेंजिंग पैटर्न को देखते हुए बताओ कि g कैसे चेंज हो रहा है। तो आपने क्या कहा? सर u के चेंजिंग पैटर्न को देखते हुए मैं g बता रहा हूँ, t के चेंजिंग पैटर्न को देखते हुए मैं u बता रहा हूँ,
और x के चेंजिंग पैटर्न को देखते हुए मैं t बता रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आपने dg/dx ही बताया है। x के चेंजिंग पैटर्न को देखते हुए g का चेंज होना बताया या g की रेट ऑफ चेंज बताई। तो यही है चेन रूल। समझ में आ गया होगा होपफुली सबको, ठीक है ना भाई। जी को डायरेक्टली एक्स के बेसिस पे नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, नहीं बता पा रहा हूँ कि एक्स जैसे जैसे बदल रहा है तो जी कैसे बदल रहा है। तो मैंने कुछ इंटरमीडिएट्स का सहारा ले लिया। जी ने कहा यार मैं तो है ना यू के हिसाब से चलता हूँ, यू जैसे जैसे बदलेगा मैं उस हिसाब से बदलूंगा। तो कोई बात नहीं, आप यू के हिसाब से बता दो कैसे बदल रहे हो। यू ने कहा मैं टी के हिसाब से बदलता हूँ, तो यू को कहा गया कि चलो आप टी के हिसाब से बताओ। और टी ने अल्टीमेटली क्या कहा कि हाँ मैं एक्स के हिसाब से बदलता हूँ, क्योंकि टी फंक्शन लगी एक्स पे रहा है तो एक्स के हिसाब से चलेगा। यू फंक्शन लगी टी पे रहा है तो वो टी के हिसाब से चलेगा, और जी फंक्शन यू पर लग रहा है तो वो यू के हिसाब से बदलेगा। तो अल्टीमेटली जी जो है वो एक्स पर लग रहा है, फाइनली मैं ये कह सकता हूँ। और जब मैं डी जी बाई डी यू निकालता हूँ और डी जी बाई डी एक्स निकालता हूँ, दैट मीन्स एक्स के चेंजिंग पैटर्न को देखते हुए मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ जी बता रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा चेन रूल। वैसे ये इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, जब इम्प्लीकेशन की बात होती है तो हम काफी डायरेक्ट करते हैं इसको, ऐसे ये सब कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 में मैं आपको एक या दो क्वेश्चन इस तरीके से करके बताऊंगा, यही सब कुछ डी यू बाई डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करके। लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मैंने क्या कहा, ये सब कुछ नहीं किया जाता है जो हमने यहाँ पे बताया है, केवल समझाने के लिए। प्रैक्टिकली तो बेटा बहुत ही डायरेक्ट किया जाता है। फटाफट में साइन ए एक्स प्लस बी का फटाफट से डेरिवेटिव बता देता हूँ। अच्छा, कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा सर, और ए एक्स प्लस बी का इंटू ए हो जाएगा। ये लग गया चेन रूल। ये इनडायरेक्टली मेरा यहाँ पे चेन रूल लग भी गया। तो वो सब नहीं लिखा जाता, डी टी बाई डी यू ये सब नहीं लिखा जाता। फिर भी एक आध क्वेश्चन मैं आपको लगा के बताऊंगा कि ये बना कैसे। फिर आगे आगे के क्वेश्चंस में और उसके आगे की एक्सरसाइजेस में हम चेन रूल को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, इस तरीके से तोड़ मरोड़ के अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब एक्सरसाइज 5.2 से पहले पहले हमको जो भी चाहिए था, या यूं कहूं डिफरेंशिएशन करने के लिए, डिफरेंशिएशन सीखने के लिए हमको जो भी चीज की जरूरत थी वो चीजें अपन ने कवर कर ली है। डिफरेंशिएशन सीखने के लिए हमको जो भी चीज बेसिक पॉइंट्स की या बेसिक नोट्स की जरूरत थी वो हमने कवर कर ली है। इनको अच्छे से आप रिवाइज करो, वीडियो फिर से वॉच करो, तो हम फिर कल से एक्सरसाइज 5.2 कर पाएंगे, है ना, और उसके आगे की एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, इनफ फॉर टुडे इट इज। You can leave the meeting. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.